ये दृष्टि का पेपर है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर 11 है और सी सेट का टेस्ट पेपर 2। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें जो भी पेपर्स होंगे अभी 12 अक्टूबर तक, जैसे सी सेट के लिए ध्येय का और दृष्टि का, नोटबुक आईएएस का, संस्कृति आईएएस, जीएस वर्ल्ड का और भी जो भी पेपर आएंगे उनको सभी को डिस्कस करेंगे सी सेट के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसमें तुंग का जो होता है वो नग होता है, बी आंसर इसका सही आंसर है, बाकी की गलत है। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है, जो उज्ज्वल होता है इसको इस तरीके से लिखा जाता है, दोनों जा जो होते हैं ये आधे ही होते हैं और फिर वा ला, उज्ज्वल, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा, अथा। अथा का मतलब होता है गहरा, यहाँ पर कि समुद्र कितना गहरा है, तो गहरे का क्या होगा यहाँ पर सतही होगा, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 4, तीसरा पहिया बनना, मुहावरे का अर्थ क्या है। इसमें होता है जो तीसरा पहिया बनना, तीसरा पहिया बनना। अब 2 लोग हैं वहाँ पर बात हो रही है, तीसरा वहाँ पर पहुँच जाओ तो यहाँ पर क्या होगा, ये अनावश्यक रूप से किसी के बीच हस्तक्षेप करना, तो इसका मतलब यही होता है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 5 में इसमें यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और इसके अनेकार्थी शब्द देखने हैं। इसमें यहाँ पर देखें जैसे फल, यहाँ पर फल दिया हुआ है तो फल का देखें तो मेवा होगा, लाभ होगा, और परिणाम भी तो होता है ना कि क्या फल मिला है, तो यहाँ पर इसका दूसरा है। इसमें सी का दूसरे पे इस पे ये आ रहा है। डी का देखें इसमें खर, खर जो बोला जाता है ये दोस्त, गधा और तिनका इसको बोला जाता है। और यहाँ पर तीर, तीर का देखें तो इसमें नदी, तट, बाण और समीप, यहाँ पर ये होगा और इसका बाकी का ये, तो इसका जो आंसर है ये सी आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द इसमें अग्नि है, तो बी आंसर इसका सही होगा, यहाँ पर अग्नि। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना, लोकोक्ति का अर्थ जो होता है ये होता है कम शब्दों में अधिक बात कहना, जैसे कि लिखना था पूरा पेज और उसका बता दिया यहाँ पर 2 लाइनों में, तो वही होता है गागर में सागर, तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर सही है। अब यहाँ पर इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है और इसके अनुसार देखना है जो क्वेश्चंस के आंसर हैं। गद्यांश के अनुसार सच्ची शिक्षा किसे कहा गया है। इसमें सच्ची शिक्षा का बताना है। सच्ची शिक्षा ये यहाँ से दिया हुआ है, इसको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ पर बात बोले उस पर ही टिक कर लेना है। तो सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य के चरित्र निर्माण में सहायक होती है, तो इसका बी आंसर ही सही है, यही बोला हुआ है। नेक्स्ट है इसमें शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य इसमें क्या है। इसमें देखें यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य, उद्देश्य की बात की गई है यहाँ पर, शिक्षा का उद्देश्य ये यहाँ पर रोजगार पाना ही नहीं है, बल्कि इसमें एक आदर्श नागरिक भी बनना होता है, तो आदर्श नागरिक होगा, तो इसका सी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनकी सोच जो होती है, सोच विकसित करता है। शिक्षित व्यक्ति कैसी सोच विकसित करता है ये बताना है, तो इसमें कैसी सोच को विकसित करेगा, ये देखो तर्क संगत सोच विकसित करता है, जहाँ पर भी तर्क संगत होगा वही इसका आंसर होगा, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है सही इधर भी है क्या रहा है ये, शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो क्या है। शिक्षा का व्यापक अर्थ इसमें देखना है, जहाँ पर भी व्यापक अर्थ की बात की होगी इसमें स्टार्टिंग में ही है, ये शिक्षा केवल पुस्तक या ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 12, सर्वांगीण जो होता है इसका क्या पर्याय होता है, क्या इसका पर्यायवाची। सर्वांगीण मतलब कि सभी, समग्र रूप से, सभी को लेकर, तो इसमें जो होगा समग्र होना चाहिए, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। इसमें यहाँ पर आगे दिया है तिराहा, जो तिराहा शब्द है इसका समास क्या होगा, जो इसका समास होगा तिराहा मतलब कि 3 राहों का समूह, 3 राहों का समूह, ये द्विगु समास में आता है, तो डी आंसर इसका सही होगा। द्वंद्व समास में तो वही होता है जैसे कि दिन रात,
इस तरीके से भाई बहन माता पिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? इसमें वसुदेव नहीं है, वासुदेव है, और यहाँ पर श्याम भी भगवान कान्हा जी को बोला जाता है, वासुदेव भी, मधुसूदन भी, लेकिन वसुदेव इनको नहीं बोला जाता है। वसुदेव उनके पिता का नाम था, तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाचक संज्ञा का प्रयोग दिखाता है? भाववाचक जिसमें भाव की भावनात्मक होता है, वो किस इसमें वाक्य में दिख रही है? तो सत्यवादी पुरुष आया, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है सत्यवादी पुरुष आया, वो आ रहा है बस, इसमें तो सेंटेंस में पता ही नहीं चला। सत्य बोलो, इसमें बताया जा रहा है कि सत्य बोलो, उसका वचन सत्य है, उसका वचन सही है, ऐसे बोलेंगे तो कोई भावना आएगी नहीं, तो सत्य की जीत हुई, इसमें यही होगा ए आंसर। 15 का जो होगा ए आंसर सही होगा। सत्य किसी गुण या तत्व के रूप में संज्ञा होता है, इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में नीचे दिए गए विकल्पों से विलोम शब्द देखना है, इसमें कौन सा होगा? इसमें यहाँ पर समष्टि का व्यष्टि होता है, ठीक है, बर्बर का सभ्य होता है, और अघी का निरक होगा। इसमें ना तीनों ही ऑप्शन से ये सही है, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सही श्रुण जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय शब्द इसमें बताना है। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लगाते हैं वो तो होता है उपसर्ग, और जो बाद में लगाते हैं जैसे कि इसमें सहिष्णु, तो बी बाद वाला होगा तो इसको बोला जाता है प्रत्यय। तो इसमें ना इष्णु ही होगा यहाँ पर, तो सही और इष्णु ये मिलकर एक वर्ड बना रहा है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 18, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है जिसमें प्रेरणा होगी? तो ये होती है जगाना, बी आंसर इसका सही आंसर है। यहाँ पर पुर और कार, तो इसका क्या अर्थ होगा? ये होगा पुरस्कार, और ये विसर्ग संधि है, यहाँ पर पुरस्कार होगा, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। फल शब्द में कौन सा कारक है? जो फल शब्द है उसमें कौन सा कारक है? मैंने फल खाया, तो इसमें कर्म होगा, क्योंकि फल को क्या किया उसने? खाया है, तो इसमें कर्म होगा, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 21, निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्धन शब्द में उपसर्ग बताना है, तो इसमें निर होगा, तो ये उपसर्ग जो स्टार्टिंग में लगाते हैं, निर प्लस के धन होगा ना, निर और प्लस के धन, तभी तो ये मिलकर बना निर्धन, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 22, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, इसमें कौन सा शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा वो कौन सा शब्द है? तो इसमें पहला अचेतन, अचेतन हो रहा है, इसमें गैर हाजिर, इसमें गैर हाजिर और फिर गैर हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल ये भी हो रहा है, लेकिन प्रस्तांकित, यहाँ पर प्रस्थ हो रहा है, यहाँ पर प्रस्थ और प्लस अंकित हो रहा है, जो प्रस्थ थे उस पर अंकित किया जा रहा है, तो इसमें ना यहाँ पर उपसर्ग का नहीं बल्कि प्रत्यय का किया गया है, तो बी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अरबी शब्द नहीं है? अरबी शब्द इसमें बेगम नहीं है, अरबी जो बेगम शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा, जबकि बाकी के जो शब्द हैं इसमें असर, उम्र और कब्र ये अरबी भाषा के ही शब्द, बेगम इसमें नहीं है। नेक्स्ट 24, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए शब्द क्या होगा? इसमें सनातनी होगा, जो पहले भी था और अब भी है, तो उसी को ही सनातन बोला जाता है, तो ए आंसर इसका सही होगा। अजय ये नहीं होगा, अमर भी नहीं, और सर्वव्यापी नहीं होता। इसमें 25 है, लिपि की आवश्यकता होती है। जो लिपि है, लिपि की आवश्यकता किसके लिए होती है? भाषा लिखने में होती है, तो बी आंसर इसमें सही आंसर है। इसमें तीनों भी दिया है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें तीनों में ही है, तो जो लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में होती है, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 26, सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड, इसका यहाँ पर उबिक्यूटस, इसका सिनोनियम बताना है, सिनोनियम क्या होगा? इसका जो मीन होता है वो होता है प्रेजेंट एवरीवेयर और विस्पर,
और जो इसका यहाँ पर ऑमनी प्रेजेंट होगा, इसका सी आंसर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 27, चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर जेनरियस। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो होगा ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 28, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखना है, तो इसमें देखें यहाँ पर सी। अब ये सी द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी। तो इसमें ना सी, तो जब एक वचन होता है तो उसमें एस या एस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एम्फेसाइज तो नहीं आएगा, इसमें सी ऑप्शन होगा। क्योंकि जैसे कि सी प्लेज इन द ग्राउंड, वह ग्राउंड में खेलती है, तो प्ले में एस या एस जुड़ गया जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसमें भी यहाँ पर एस या एस जुड़ गया, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 29 में है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर एस एस जुड़ गया है। नेक्स्ट है इसमें 29, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें यहाँ पर देखना है जो भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट किए जाते हैं उसको सीक्वेंस वाइज लगाना है। इसमें देखें पहले नंबर पे जो आएगी, जो हार्वेस्ट द क्रॉप, पहले क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाएगा तो 2 से इसमें स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद होगा यहाँ पर क्लीनिंग द हार्वेस्ट प्रोड्यूस, जो भी हार्वेस्ट है उसमें से उसको क्लीन किया जाएगा, तो 2 के बाद इसमें 4 आएगा। फिर उसके बाद सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ ग्रेन्स, ये किया जाएगा 1। फिर उसके बाद होगा यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग टू स्टोरेज फैसिलिटी, जो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको स्टोरेज किया जाएगा, 3 होगा यहाँ पर, 2 4 1 3, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन से सही होंगे। इसमें यहाँ पर क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल चैलेंज of the 21st century. It refers to long-term alternations in temperature, rainfall patterns and weather system. यहाँ पर बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में कि क्लाइमेट चेंज एक मोस्ट सिग्निफिकेंट एक ग्लोबल चेंज है ये यहाँ 21वीं शताब्दी के लिए, और लॉन्ग टर्म में इसमें लॉन्ग टर्म में इसके क्या क्या अल्टरनेशंस होंगे, जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल पैटर्न है, वो सभी क्या सिस्टम होगा वो यहाँ पर, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल एमिशंस जो औद्योगिक उत्सर्जन है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और इन सब से क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। इसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग द पैसेज। जो प्राइमरी क्लाइमेट चेंज देखने हैं पैसेज के अकॉर्डिंग, तो इसमें यहाँ पर देखें तो इसमें ना स्टार्टिंग में बताया हुआ है जो प्राइमरली ये दिया हुआ यहाँ पर ये रहा, इसको भी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर 5 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे बिना पढ़े भी, अगर पढ़ लिए तो फिर गलत होता ही नहीं है। तो यहाँ पर बोला हुआ है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जहाँ पर भी इसकी बात की गई होगी वहीं पर ही है ये ह्यूमन इंड्यूस्ड एमिशंस एंड डिफॉरेस्टेशन, इसकी वजह से ही हो रहा है, यहाँ पर इसके बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट है 31, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट। जो पैसेज है वो क्या सजेस्ट करता है अबाउट द पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। तो इसमें जो करता है ये पॉपुलेशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो पॉपुलेशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, इसमें इसी की यहाँ पर बात की गई है। दूसरे पैराग्राफ पे इसमें यहाँ पर इसके बारे में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर। जो पॉपुलेशंस है इन डेवलपिंग कंट्रीज वो क्या होगी, यहाँ पर अफेक्ट ज़्यादा होगी क्लाइमेट चेंज से, इसके ही बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 32 है व्हाट इज़ द नेचुरल थीम ऑफ द पैसेज। ये जो पैसेज है इसकी सेंट्रल थीम, यहाँ पर सेंट्रल थीम के बारे में बोला गया है, इसकी केंद्रीय थीम क्या है पैसेज की। इसमें यहाँ पर देखें इसकी थीम, इसके बारे में मेन क्या लेके चल रहा है जो राइटर है, इसमें यहाँ पर क्लाइमेट के लिए बोला हुआ है, और यहाँ पर बोला गया है जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज है
जैसे कि जो सुबेद कम्युनिटीज़ होगी, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होगी और वो डेवलपिंग नेशंस हैं, तो उनको ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होगा। जैसे पॉपुलेशन हो गई, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, वो उनको हेल्थ इशू होंगे और यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी उनको करना पड़ेगा। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये एड्रेसिंग जो क्लाइमेट चेंज है रिक्वायर्स ग्लोबल कोऑपरेशन पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो इसका जो आंसर होगा 32 का, इसमें इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो इसका यहाँ पर आंसर 32 का बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ स्टेप टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इसमें यहाँ पर जो मेंशन नहीं करता है कौन सा स्टेप है, इसमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ग्लोबल ट्रेड है उसका बताया, वो नहीं है इसमें। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 34 द फ्रेश क्लाइमेट एक्शन मस्ट बी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल मीन्स। यहाँ पर इंक्लूसिव और इक्विटेबल का अर्थ यहाँ पर बताना है, इसके अकॉर्डिंग जो पैसेज दिया हुआ है। इसका जो होगा यहाँ पर एक्शन शुड बेनिफिट ऑल स्पेशली द जो वल्नरेबल हैं, तो इसमें बी आंसर इसका सही होगा। इंक्लूसिव मतलब कि सभी को शामिल करते हुए, इक्विटेबल मतलब कि सबके पास जो इक्विटेबल समान रूप से जो एक्शन है शुड बेनिफिट ऑल, यहाँ पर जो एक्शन है वो यहाँ पर बेनिफिट होना चाहिए सभी के लिए, स्पेशली द जो सुबेद वर्ग है, तो बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव। इसमें करेक्ट पैसिव देखना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस होती है ना, एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसमें जाना है। दे क्लीन द रूम, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट बन जाता है, जो भी काम किया जा रहा है वो उस इंसान के द्वारा किया जा रहा है। इस तरीके से इसमें देखते हैं, तो इसका यहाँ पर देखें पहला ही द रूम इज क्लीन। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की किस में चेंज होती है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होती है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है वॉज और वर आएगी। तो इसमें यहाँ पर जो रूम था वो क्लीन किया गया था, तो यहाँ पर इसमें जो होगा, अब इसमें बताया नहीं गया कि रूम कौन कर रहा था, नहीं तो उसके द्वारा रूम क्लीन किया गया था वो हो जाता द रूम वाज क्लीन्ड, तो इसमें बी आंसर इसका सही आंसर है 35 का। नेक्स्ट है इसमें 36 विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो करेक्टली वर्ड है वो बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ओकेजन, जो ओकेजन होता है उसकी स्पेलिंग OCCASION, तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 37 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो वंस इन आ ब्लू मून। इसका जो इडियम और फ्रेज होगा ये होगा सी आंसर रेयरली, ये जो होता है यहाँ पर रेयरली होता है, मतलब कभी कभी होता है, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 38 चेंज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो इसमें यहाँ पर ही सेड इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई विल गो टुमारो, तो इसमें यहाँ पर ही सेड दैट, यहाँ पर इसमें हटाएंगे इसको जो भी कॉमास है, तो दैट आएगा और आई का हो जाएगा इसमें ही, और ही के साथ में विल की होती है वुड, जहाँ पर भी विल का होगा वहाँ पर वुड, और सेल होगा तो वहाँ पर शुड हो जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर होगा सी वुड गो द नेक्स्ट डे, टुमारो का होता है नेक्स्ट डे और टुडे का होता है दैट डे, इस तरीके से होगा, और यस्टरडे का होगा लास्ट डे, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 विच वर्ड इज द नाउन फॉर्म ऑफ डिसाइड। ये जो डिसाइड वर्ड है इसकी देखनी है नाउन फॉर्म क्या है, इसमें यहाँ पर डिसीजन होगा, तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 40 चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें करेक्ट आर्टिकल देखना है कौन सा होगा। ही इज डैश हियर टू द थ्रोन, तो इसमें जो आएगा यहाँ पर एन आएगा हियर, तो इसमें यहाँ पर जो साउंड आ रही है ना वो वोवल की आ रही है, इसलिए इसका आंसर बी
ऑप्शन होगा, एन आएगा इसमें। 41 है चूज द करेक्ट टेंस फॉर द फॉलोइंग बाय द एंड ऑफ द डिकेड। सी डैश एट द रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ओवर 15 ईयर्स। इसमें यहाँ पर करेक्ट टेंस को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो इसमें यहाँ पर बाय द एंड ऑफ द डिकेड, तो इसमें डी आंसर सही होगा, विल हैव वर्कड, उसने काम किया था, तो यहाँ पर डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 42 चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। इसमें प्रपोजिशन देखना है, जैसे कि इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, एट का यूज़ कहाँ पर किया जाएगा, विद कहाँ पर, ऑन कहाँ पर। जैसे कि ऑन होता है, ऑन जैसे कि किसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर रख दिया, टेबल के ऊपर हमने कोई चीज़ रखी हुई है तो वहाँ पर ऑन का यूज़ हो जाएगा, और यहाँ पर एट का और विद का। सी इज़ गुड मैथमेटिक्स, तो इसका जो आंसर होगा ये बी होगा, एट होगा इसमें। यहाँ पर सी इज़ गुड, यहाँ पर इन नहीं आएगा कि मैथ्स में अच्छी है, वो मैथ्स में मतलब कि अंदर थोड़ा ही नहीं है मैथ में, तो मैथ में मतलब कि किताब आती है, उसको अच्छा पढ़ना लिखना आता है, वो है। जैसे कि यहाँ पर हम, जैसे घर है, घर में कोई अंदर बैठा हुआ इंसान, तो वहाँ पर इनका यूज़ होगा, और जैसे कोई खुली जगह है और वहाँ पर कोई खड़ा है तो एट का यूज़ होगा, और टाइम के लिए भी एट का यूज़ किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 43 अ पर्सन हु लव्स बुक्स इज़ कॉल्ड एज। तो इसका जो होगा यहाँ पर इसको बोला जाता है, जैसे कि कोई पर्सन है हु लव्स, जो किताबों से प्यार करता है उसको कहा जाता है, इसमें ये बी ऑप्शन, बिब्लियोफली, बी आंसर है। नेक्स्ट है 44 चूज द करेक्ट सेंटेंस, देखना है इसमें कौन सा सही सेंटेंस है। तो इसमें यहाँ पर ही डज हर होमवर्क डेली, इसमें यहाँ पर ही डज, यहाँ पर ये ऑप्शन ना गलत है, ही डज हर होमवर्क डेली। अभी इसमें यहाँ पर देखिए ही तो कैसा है, सिंगुलर है, तो इसमें जो यूज़ होगा ये डज, सेंटेंस कैसा है यहाँ पर, प्रेजेंट सिंपल में है। फिर यहाँ पर ही डिड हिज होमवर्क डेली, उसने अपना काम किया डेली, तो यहाँ पर इसमें ये हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि डिड ये पास्ट का दे दिया, पास्ट इंडेफिनिट। ही डज होमवर्क डेली, ही डज हिज, यहाँ पर ही के साथ में जो आती है स्पेलिंग ये हर नहीं आएगी, बाकी का डज जो है ना हेल्पिंग वर्ब ये सही है, ही के साथ हिज आती है अपने की अंग्रेजी, ना कि यहाँ पर हर आएगी। सी के साथ में हर आती है। अब इसमें यहाँ पर देखें तीसरा ऑप्शन है इसमें सही है, ही डज हिज, ही के साथ में अपने की अंग्रेजी आई हिज होमवर्क डेली, तो सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। इसमें देखना है ऑबफस्केट, जो ऑबफस्केट है इसका बताना है यहाँ पर करेक्ट एंटोनियम, मतलब कि विपरीत शब्द, उल्टा क्या होगा इसका, तो बी आंसर इसमें सही है, जो क्लैरिफाई होता है ना वही होता है इसका, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 त्रिज्या आर वाला एक वृत्ताकार फव्वारा W चौथाई के एक पथ से घिरा हुआ है, पथ का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका व्यास फव्वारे की त्रिज्या के बराबर है, पथ सहित कुल त्रिज्या इसमें ज्ञात करनी है। इसमें यहाँ पर देखें, जो इसमें हम मान लेंगे जो आर है वो वृत्ताकार फव्वारे की त्रिज्या है, जो फव्वारा होता है उसकी, इसमें स्मॉल आर तो मान लिया हमने, जो फव्वारा था उसकी त्रिज्या मान ली। फिर यहाँ पर डब्लू जो मान रहे हैं वो जो फव्वारा उसके चारों ओर पथ की चौड़ाई मान लेते हैं, इसमें डब्लू को इसने यहाँ पर बोला भी है, इसमें आर त्रिज्या और फव्वारा आर, इसमें ये सपोज कर लिया आर और यहाँ पर डब्लू। फिर यहाँ पर बोला है आगे, इसमें जो कैपिटल आर है इसमें कैपिटल आर त्रिज्या मान लेते हैं, जो फव्वारा और पथ दोनों शामिल हैं, फव्वारा भी है और उसमें पथ भी है, तो कैपिटल आर उसकी त्रिज्या हमने मान ली। फव्वारे की त्रिज्या और पथ की चौड़ाई का योग जो हो जाएगा वो होगा आर बराबर स्मॉल आर प्लस के ये डब्लू, तो ये हो गया। अब फिर यहाँ पर है पथ का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को हम ए सपोज कर लेते हैं,
ए जो एरिया होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमने आर कैपिटल आर मानी है, जो फव्वारे की त्रिज्या और पथ की चौड़ाई का योग है वो कैपिटल आर है। तो पाई आर स्क्वायर होगा माइनस के पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर इसकी कैपिटल आर की वैल्यू थी यहाँ पर पाई, और इसमें हो जाएगा स्मॉल आर प्लस के डब्लू, इसका स्क्वायर होगा और माइनस के यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा। इसमें यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करेंगे, पाई आर प्लस के डब्लू का स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है पाथ का क्षेत्रफल हम इसमें निकालेंगे। एक इक्वेशन तो यहाँ पर हो गई। फिर इसमें आगे बोला है, इसने बोला है जिसका व्यास पथ का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, जो यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल है यहाँ पर निकालना है, उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका व्यास फव्वारे की त्रिज्या, जो व्यास है, व्यास अब त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है, व्यास क्या होगा, डबल होगा। तो इसमें यहाँ पर वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी r डिवाइडेड बाई 2, आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर फव्वारे की त्रिज्या, क्योंकि हमने तो r मानी थी ना, तो अब इसका r डिवाइड में 2 ही होगा, क्योंकि व्यास तो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर पथ सहित कुल त्रिज्या इसमें ज्ञात करनी है। तो इसमें यहाँ पर इसका जो एरिया होगा ये होगा पाई, और इसमें r डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर और डिवाइड में 4। जो पथ का यहाँ पर एरिया आ गया इसको इधर की साइड रख देंगे और सॉल्व करेंगे जो इक्वेशन आई थी। तो यहाँ पर एरिया की जगह लिख दिया पाई आर की स्क्वायर डिवाइड में 4 इक्वल्स तो पाई होगा और आर प्लस के डब्लू यहाँ पर होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस जो आया था ये आया था पाई आर स्क्वायर, ये आया है। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डिवाइड में 4 और पाई आर स्क्वायर आएगा यहाँ पर। इसमें आगे देखें तो 5 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर होगा और पाई, और यहाँ पर आर प्लस के डब्लू इसका होल स्क्वायर, इस पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये 5/4 और यहाँ पर कितना है आर स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है आर का स्क्वायर होगा प्लस के डब्लू स्क्वायर होगा प्लस के 2r डब्लू होगा। अब इसमें ना यहाँ पर एक आर है, ये यहाँ पर ये आर स्क्वायर है, या यहाँ पर एक और किया जा सकता है, इसको ओपन ना करके डायरेक्ट भी हो जाएगा। ये 5/4 आर स्क्वायर है बराबर यहाँ पर कितना है, ये आर प्लस के डब्लू का यहाँ पर होल स्क्वायर। जो ये होल स्क्वायर है ना इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा आर प्लस के डब्लू, और बराबर जो होगा यहाँ पर 5/4 और आर स्क्वायर, इसका यहाँ पर रूट कर दिया हमने। तो आर 4 का जो बाहर निकालेंगे रूट से तो 2 हो जाएगा और आर स्क्वायर का आर आ जाएगा। तो इसमें जो आया आर प्लस के डब्लू, इसमें आई वैल्यू आर प्लस डब्लू इक्वल्स तो यहाँ पर 1/2 इंटू आर होगा और रूट में यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये आई इसमें वैल्यू। अब फिर यहाँ पर जो r प्लस डब्लू है वो पथ सहित कुल त्रिज्या है, तो ये टोटल कितनी थी, कैपिटल R है, तो कैपिटल R कितना हो जाएगा, रूट 5 और डिवाइड में 2 इंटू आर, रूट 5 यहाँ पर r रूट 5 और डिवाइड में 2, तो बी आंसर ही इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर बी आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा घुमा के दे दिया है इसमें। नेक्स्ट है 47, यदि एक समुच्चय T में 20 भिन्न अवयव हैं तो इसे कितने उचित उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, इसमें ये बताना है। इसमें ना जितने भी यहाँ पर पावर ये दिया हुआ हो भिन्न अवयव, और पावर लिख दो और यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो इसमें यहाँ पर लिखा जाता है उचित उप समुच्चयों, जो उप समुच्चयों की संख्या होगी, उप समुच्चयों की जो कुल संख्या होगी इसमें 2 की पावर होगी तो 20, इसमें 20 पावर दी गई है तो 20 पावर हो जाएगी। फिर इसमें दिया है उचित उप समुच्चयों की जो संख्या होगी, उप समुच्चयों की कुल संख्या, ये कुल संख्या आई है और माइनस के इसमें 1 कर देंगे, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 2 की पावर 20 और माइनस के 1। इस तरीके से 2 की पावर जितनी पावर दी गई है वो लिख दें और यहाँ पर माइनस के 1, डी आंसर है। इसमें विषम संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखें 153 फिर दिया हुआ है 370, 405 दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर देखना है जैसे विषम संख्या जो अलग है इसमें। अब यहाँ पर 153, जैसे 153 दे दिया है तो इसमें
ये तो सही है। इसमें फिर देखें यहाँ पर 370, 405, इसमें 405 को लेकर देखते हैं। तो इसमें 4 का इसमें क्यूब करें, प्लस का 0 का क्यूब और प्लस का 5 का क्यूब। इसमें यहाँ पर 4 होगा, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 0 का तो 0 ही हो जाएगा और 5 का देखें तो 125 आएगा। इसमें यहाँ पर दोनों को ऐड करके ना इसमें आता नहीं है। अभी इसमें यहाँ पर 153 को देखते हैं। 1 की क्यूब प्लस के 5 की क्यूब प्लस के 3 की क्यूब, 1 प्लस के 5 का करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 जा 125 और प्लस के यहाँ पर आएगा ये 27, यहाँ पर 125 है। ये 7 5 12 और 1 13, इसमें 153 आ रहा है। फिर यहाँ पर इसको करके देखें, 3 की पावर 3 प्लस के 7 की पावर 3 प्लस के 0 की पावर 3। किसी भी तरीके का वहाँ पर दिया जा सकता है कि क्या उसमें सीरीज लग रही है। तो 3 का करेंगे 27 और इसमें प्लस के आएगा 243। 7 7 में करते हैं तो 49 आएगा, 49 में 7 की करते हैं तो 243 आता है। दोनों को ऐड करते हैं ना 370 ही आता है, लेकिन 405 को ऐसा करने पर नहीं आता, तो इसका सी आंसर ही सही आंसर है। नेक्स्ट है 49। एक व्यस्त चौराहे पर 5 ट्रैफिक सिग्नल लाइटें सुबह 6:10 पर एक साथ हरी हो जाती हैं। फिर प्रत्येक लाइट अपने निश्चित अंतराल पर घूमती है और उन अंतरालों के बाद फिर से वो हरी हो जाती है। तो यहाँ पर देखना है अगली बार किस समय सभी 5 ट्रैफिक लाइटें ठीक एक ही समय पर हरी हो जाएंगी, ये इसका बताना है। यहाँ पर इसमें यहाँ पर देखें, जैसे कि हर 6 मिनट में दिया पहला, फिर 9 मिनट में 12, 15 और 18। जब इस तरीके का सवाल आए तो उसमें एलसीएम निकालते हैं सभी का। तो 6, 9, 12, 15 और 18, इसका यहाँ पर एलसीएम देखेंगे 6, 9 और 12, 15 और यहाँ पर 18। तो ये सभी जो आ रहा है ये 3 के टेबल में आता है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इसमें 5 और यहाँ पर 3 6 जा 18। अब ये 2 से और जा रहा है सभी में, तो 1 हो गया, यहाँ पर 3 होगा और फिर यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 3 जा 6। फिर यहाँ पर इसमें 3 से ये 1 हो गया, ये भी इसमें 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 1 जा 3 और यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। तो इसमें जो होगा यहाँ पर 5 2 जा 10। अब यहाँ पर 5 2 जा 10, 10 तो ये बन गया, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60 और 60 में यहाँ पर इसकी करेंगे तो ये आएगा 180 मिनट। इन सब की यहाँ पर एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो इसका जो आया यहाँ पर 180 मिनट आ गया। अब 180 मिनट का हम निकालेंगे घंटे, क्योंकि एक घंटे में कितनी होती है 60 मिनट होती हैं। तो इसमें 60 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 3 घंटे आ जाएगा। ये 3 घंटे आ गया। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे जो अगली सभी 5 लाइटें हैं ना, वो ठीक कब हरी हो जाएंगी वो बतानी है। तो इसमें जो हो रही थी ना स्टार्टिंग में वो 6:10 पर हो रही थी, 6:10 में यहाँ पर ना 3 घंटे ऐड कर देंगे, हो गया यहाँ पर 6:10 पे हो रही हैं ये, तो प्लस के कितना 3 घंटे हो गए, 3 घंटे। तो 6 और 3 9, 9:10 पे होंगी और इसने जो टाइम दिया था ये सुबह में हो रही थी। तो 3 घंटे बाद भी 9 बजेंगे तो वो सुबह में ही होंगे। 9:10 पर ये यहाँ पर हरी हो जाएंगी। 9:10 सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें यहाँ पर 8 9 12 15 12 16 17 क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमें लेकर आना है क्या आएगा। और इसमें फिर दिया है 20। अब इसमें यहाँ पर पैटर्न को देखना है किस तरीके का पैटर्न बनेगा। अब जैसे कि 8 है, 15 है, इसमें 17, इसमें देखेंगे कोई यहाँ पर रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। अब यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर प्लस के 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर इस तरीके से भी जाकर देख सकते हैं, ऐसे भी यहाँ पर बीच के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर करें 64 और 15 में 15 की करते हैं 225, 225 दोनों को ऐड कर दिया तो 289 आ रहा है, बराबर 17 में 17 की करते हैं ना तो ये भी 289 ही आता है। तो इसमें जो होगा दोनों बराबर होंगे, तो ये कंडीशन सही बैठ रही है। अब इसमें 9 का देखेंगे तो 9 का स्क्वायर हो गया, प्लस के इसमें 12 का स्क्वायर करेंगे, 9 में 9 की करते हैं तो 81, प्लस के यहाँ पर 12 में 12 की करते हैं तो 144 होता है। अभी सी सेट के लिए टाइम है क्योंकि 1 महीना ही बचा हुआ है और कुछ लोगों का सी सेट की वजह से रह भी जाता है। तो यहाँ पर और जीएस में जबकि बहुत अच्छे मार्क्स रहते हैं, तो यहाँ पर
4 और 1 इसमें 5 हो गया, 4 और 1 5, 8 4 12 का 2 और 1 और 1 2, इसमें 225 हो गया। अब 225 का जो स्क्वायर होता है ना, ये 15 का होता है, 15 में 15 की करते हैं तो वो आता है 225। तो इसका जो आंसर होगा ये डी ऑप्शन ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 51। श्रृंखला दी गई है 6, 12, 21, 36, 56। इसमें अगला पद जो आएगा वो कौन सा होगा? इसमें यहाँ पर देखें 6 इंटू 1 प्लस के 5 कर दें तो बराबर आ गया 11। अब 11 में करें 11 और 1 की करें और प्लस यहाँ पर कितने की करें, प्लस 10 ऐड कर दें तो इसमें 21 आ गया। फिर यहाँ पर 21 का देखें, 21 क्रॉस 1 और प्लस के 15 ऐड कर दें क्योंकि 5 5 का करके चल रहे हैं। तो 21 में 21 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 21 ही आएगा। और यहाँ पर 15 को इसमें ऐड करेंगे तो ये 36 ही आएगा। फिर 36 कि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 20 ऐड करेंगे तो 56 आएगा। फिर 56 का यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और कितना 25 ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 81। यहाँ पर जैसे कि ये 56 है और क्रॉस 1 प्लस के यहाँ पर 25, क्योंकि 20 पहले हमने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर है 56 और प्लस के 25, 6 और 5 इसमें होगा 11 और 5 और 2 7 और 1 8, इसमें 81 आया। तो 81 आ रहा है आंसर सी में, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 52। 52 है दिया गया, इसमें यहाँ पर लेस है, लेसे दिया गया है तो मैं से इसमें क्या होगा? इसमें लेस है तो दे दिया हुआ। अब इसमें दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इन दोनों का निकाल लो में से। अब देखो इसमें ना 1 0 1 0 है, मैसे का मतलब यही होता है HCF का कि जो दोनों में कॉमन होता है। अब यहाँ पर 0 1 0 बाद में दोनों में आ रही है तो मतलब 10 तो है ही। अब इसमें 50 बच गया और यहाँ पर 65 बच गया। अब 50 के फैक्टर करें तो 10 5 जा इसमें 50 होते हैं और 65 का देखें तो 13 क्रॉस 5 होते हैं। अब देखो दोनों में ना इसमें कॉमन आ रहा है 5, तो इसमें बस 5 की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो इसमें ना HCF आ गया ये 50। यहाँ पर 50 इसका आंसर सही है। इसका एक और दूसरा मेथड भी है, ये 10 क्लास में एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर HCF क्रॉस LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर और इसमें सेकंड नंबर, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इसमें HCF हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसमें दिया हुआ है 500 और दूसरा नंबर इसमें 650, यहाँ पर ये हो गया। और इनका जो LCM दिया हुआ है ये दिया हुआ है 6500, यहाँ पर 6500 आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, यहाँ पर 2 जीरो। अब 65 से 65 भी कैंसिल, यहाँ पर जो बच जाता है ओनली 50 ही बच जाता है। किसी भी फॉर्मूले से करें आंसर वही आएगा। तो 50 आंसर इसका सही आंसर है।